नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हम चर्चा कर रहे थे बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर, मल्टी कल्चरलिज्म के ऊपर। बहुसंस्कृतिवाद। मल्टी कल्चरलिज्म, देखिए मल्टी कल्चरलिज्म की चर्चा तो चल ही रही है अपने। ऐसी से ये ऑनलाइन वालों को भी बता दूं कि ऑफलाइन में असिस्टेंट प्रोफेसर जो क्लास चल रही है उसमें झगड़ा ये चल रहा है कि जिनका सिलेक्शन 100% हो रहा है स्कूल लेक्चरर में, पॉलिटिकल साइंस में, वो मिठाई क्यों नहीं खिला रहे। वो इसलिए नहीं खिला रहे हैं कि धीरे धीरे उनकी आत्मा है वो शिक्षक के रूप में परिवर्तित होती जा रही। तो उतना ही वो खिलाने पिलाने से क्या हटते जा रहे हैं, दूर हटते जा रहे हैं। तो एक मजेदार एक बात और सुनाता हूं। ऐसे ही एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति, ब्राह्मण देव के पास पहुंचा कि ब्राह्मण देव यार हाथवाद देख के बताओ, दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, कोई इलाज बताओगे। तो ब्राह्मण देव ने काफी देर तक हाथवाद देखा कि यार तेरे ऊपर न शनि की दशा चल रही है, और वो कोई डहिये में चल रहा है, कोई मंगल भी रूठा हुआ है, वो वक्री हो रखा है, ये हो रखे है, जो भी एक बहुत बोलते हैं इनकी भाषा में। तो कि महाराज आपने रोग तो बता दिया, इलाज और बताओ। कि इलाज कुछ नहीं है, 2100 रुपए की पूजा पाठ होगी और शनि को मना लिया जाएगा, शनि सेट हो जाएगा। ठीक है, 2100 रुपए। तो वो बोला जी 2100 बहुत ज्यादा है, ऐसे मत करो, कुछ कम करो। तो ब्राह्मण देव बोले 1100। अब फिर करते करते और बात 100 रुपए पे आ गई। वो ब्राह्मण देव बोले 100 रुपए में शनि को बिल्कुल सेट है, कर दूंगा, अभी घर की बात है, शनि से बात होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले इतने भी ज्यादा है। तो बात अंत में आई कि तू ऐसे कर, एक बीड़ी पिला दे। तो आया ही था कि बीड़ी तो पिला दे कम से कम। तो वो बोला मेरे पास बीड़ी भी नहीं है। तो वो पंडित जी बोले कि तू कुछ भी कर, तेरा शनि कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। भी कुछ होगा तो बिगाड़ेगा, तेरे पास कुछ है ही नहीं, बिगाड़ेगा क्या तेरा। कोई जरूरत नहीं है तेरा शनि वनी की। चलिए, हम जो कल चर्चा कर रहे थे, हम उन विचारकों की चर्चा कर रहे थे जो बहुसंस्कृतिवादी है। आज जब ये 5-7 मिनट बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो उन सब विचारकों की चर्चा फिर आ जाएगी। हम आलोचना करेंगे बहुसंस्कृतिवाद को, क्रिटिसाइज करेंगे कि बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना क्या है, किस आधार पर की जाती है, हम ये चर्चा करें। साधारण और सिंपल से तर्क हैं जिनके आधार पर इनकी आलोचना की जा सकती है। इसके जो आलोचक हैं वो हैं उदारवादी। उदारवादियों का ये कहना है कि जो बहुसंस्कृतिवाद है इसमें कई दिक्कत पाई जाती है। पहली दिक्कत तो ये पाई जाती है कि अगर अधिकार दे दिए जाए समूह को, क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद कौन से अधिकारों पर बल देता है, व्यक्ति के अधिकारों की बजाय समूह के अधिकारों पर बल देता है। अगर ये कह रहे हैं कि समूह को अधिकार दे दिए और एक समूह ने अपने ही व्यक्तियों के अधिकार का हनन किया तो उसका कोई निदान नहीं है। उसका कैसे निदान करोगे? अधिकार दे दिया कि मुसलमानों को अपने हिसाब से, ऐसा दे दिया कि मुसलमानों को अपने हिसाब से अपने रीति रिवाजों का पालन करने की छूट है। तो एक लड़की जो मुस्लिम है वो जा रही है, कॉलेज जा रही है, तो बाकी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी क्या बोलेगी, तेरे को क्या पहन के जाना पड़ेगा, बुर्का। बोला ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। तो बोले व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, अधिकार क्या मिले हुए हैं। तो एक समूह अगर किसी व्यक्ति के अधिकार को छीनेगा तो उसका कोई चारा नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, उदारवादी कहते हैं। और ऐसी ही बातें
जब ये कहते हैं कि ये जो व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करेंगे कैसे, तो ये कहते हैं कि ये जो भिखू पारिक है और ये आपका विल किमलिका है, इसका इलाज नहीं बता पाते कि इसको करें क्या। ये जो समूह अपने ही व्यक्तियों के अधिकार छीनेगा तो उसका चारा क्या है। तो उदारवादी कहते हैं भिखू पारिक करिए तो चारा नहीं बताते, वापस किसकी ओर लौट आते हैं, ये तो उदारवाद की ओर लौट आते हैं। भिखुपारी कहता है वही संवाद होना चाहिए, वो आपसी चर्चाएं होनी चाहिए। तो उदारवाद भी आपसी संवाद और चर्चाओं को क्या देता है, महत्व देता है। तो इसकी जो एक आलोचना, चलो एक आलोचना कर लेते, उदारवादी इसकी विशिष्ट आलोचना ये करते हैं कि समूह व्यक्ति के अधिकारों को कुचल सकता है, तो व्यक्ति की रक्षा कौन करेगा, इसका कोई उपचार बहुसंस्कृतिवादियों के पास नहीं है। दूसरी जो इसकी आलोचना करते हैं वो करते हैं रूढ़िवादी। जो कंजर्वेटिव है वो इसका आलोचना करते हैं। कंजर्वेटिव ये कहते हैं कि जरूरी है वो राष्ट्र जरूरी है, राष्ट्र की एकता जरूरी है, अखंडता जरूरी है। रूढ़िवाद इस पे बल देते हैं। रूढ़िवाद जो समाज का स्वरूप मानते हैं वो कैसे मानते हैं, जैविक मानते हैं, जहां सभी व्यक्ति, सभी संस्कृतियां, सभी समूह आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। अगर बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा दिया जाए तो भांति भांति के समूह है इस जीव से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एक ही राष्ट्र में विभिन्न समूह आपस में झगड़ने लगेंगे, इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बाधित तो हो जाएगी। और जो जैविक समाज है उसमें क्या पैदा हो जाएगा, विखंडन पैदा हो जाएगा। अब फिर वही बातें करते हैं। देखिए रूढ़िवादी समाज को जैविक मानते हैं। जैविक समाज वो है जिसके सारे अंग उसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। समाज की इच्छाएं सर्वोपरि होती है, जीव की इच्छाएं सर्वोपरि होती है, अंगों की कोई इच्छाएं नहीं होती। वैसे ही राष्ट्र एक जीव है, राष्ट्र की खुद की इच्छाएं हैं, एकता हो, अखंडता हो, समन्वय हो, संप्रभुता हो, एकलवाद हो, ये इच्छाएं होती। हम सब एक जैसे हो, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं हो, राष्ट्र पहले हो और बाकी चीजें बाद में हो। बहुसंस्कृतिवाद कहता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले संस्कृति और उसके सांस्कृतिक समूह होने चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, महिलाएं और पिछड़े ये पहले आते हैं और राष्ट्र बाद में आता है। इससे क्या होता है, राष्ट्र के अंदर ये समूह आपस में झगड़ते हैं, इससे जीव का क्या होता है, अंगों के लड़ने से जीव का क्या होता है, जैविक एकता बाधित होती है, इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बाधित होती है। जो रूढ़िवादी है वो जैविक एकता को, सामाजिक एकता को, राष्ट्र एकता को महत्वपूर्ण मानते हैं। बहुसंस्कृतिवादियों के लिए कहते हैं कि ये समाज में क्या पैदा करते हैं, विभिन्न समूहों के अधिकारों की बात शुरू करके विभिन्न समूहों को जागरूक कर देते हैं कि तुम मांगो अपने अधिकार। जब सारे समूह अपने अधिकार मांगेंगे तो विभिन्न समूहों के मध्य क्या होगा, झगड़ा होगा। तो ये जो संप्रदायवाद फैलाता है, ये संकीर्णता फैलाता है, ये विखंडन लेके आता है, बहुसंस्कृतिवाद है ये। विभिन्न समूह अपने अपने अधिकारों के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं, तो ये रूढ़िवादी ये कहते हैं। अब आ गए हैं नारीवाद। नारीवादी भी बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो बहुसंस्कृतिवाद है ना, ये बात करता है समूह की, लेकिन फिर समूह को पूरा एक मान लेता है। समूह में ऐसे नहीं बांटता ये कि एक पुरुष है और दूसरी महिला है, ऐसे नहीं मानता ये, क्योंकि समूह का तात्पर्य है सांस्कृतिक समूह, हिंदुओं का समूह, मुसलमानों का समूह, ईसाइयों का समूह, ऐसे समूह है। इसमें महिला और पुरुष, पिछड़ों का समूह, आदिवासियों का समूह, दलितों का समूह, ऐसे बंट जाते हैं ये। लेकिन ये दिक्कत ये आती है कि जब समूह सांस्कृतिक आधार पे ऐसे बंट जाते हैं, नस्ल के आधार पे, जातियों धर्मों के आधार के ऊपर, तब फिर कौन से मुद्दे को बुला दिया जाता है, इनके लिए समूह महत्वपूर्ण हो जाते हैं और लिंग कहां चला जाता है, पीछे चला जाता है। तो औरतों का शोषण तो फिर है, वो बहुसंस्कृतिवाद में गिनती में नहीं आता। तो ये कहते हैं कि दरअसल ये जो बहुसंस्कृतिवादी है समूह की राजनीति करते हैं, कौन सी राजनीति नहीं करते, लिंग की राजनीति नहीं करते, नारीवादी कहते हैं। दूसरा ये नारीवादी कहते हैं कि इसमें एक और दिक्कत पाई जाती है बहुसंस्कृतिवाद में, कि ये जो बहुसंस्कृतिवाद है
इससे जो समूहों को छूट मिलती है उससे ना नारियों का बड़ा नुकसान होता है। जैसे फ्रांस में यह कहा गया कि जो मुस्लिम है उनको अपनी परंपराएं मानने का छूट है, वो बहुपत्नियां भी रख सकते हैं। जैसे ही वो बहुपत्नी लाए तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, अब महिलाओं को क्या हुआ गया है, नुकसान हो गया। आपने एक समूह को तो राजी कर लिया, मुसलमानों को, लेकिन उस मुसलमानों जो स्त्रियां थी उनकी हालत क्या हो गई है, खस्ता हो गई। वैसे ही बहुत सारी जगहों के ऊपर जो महिला उत्पीड़न और प्रताड़ना होती है, तो कुछ देशों में ये नियम बना दिए गए कि इन समाजों की व्यवस्था ही ऐसी है कि ये परंपरागत रूप से महिलाओं का क्या करते आए हैं, उत्पीड़न नहीं करते आए। इनको फील ही नहीं होता कि महिला क्या है, उत्पीड़ित है। जैसे अपने हैं, मैं कई बार कहता हूं कि कोई महिला है ना, किसी को देखो उसका पति पीटता है ना, तो अगले दिन अपनी महिला से राजी राजी कहती है, रात तो मैंने कुटी जी मारी मेरे 2-4 तो पड़ी, फिर तो मन ठा बोल, एक बार तो दर्द हुआ, बाद में तो दर्द ही नहीं हुआ। तो उनको फील ही नहीं होता कि उनको पीटा जा रहा है, उनको अपने अधिकारों के प्रति कोई जागरूकता ही नहीं है। तो अब वहां क्या हुआ कि उन सरकारों ने ये मान लिया कि ये इनकी मूल प्रवृत्ति है, तो न तो पुरुषों को फील होता है न ही महिलाओं को फील होता है। पुरुष पीटते रहते, उनको पता ही नहीं चल रहा, ये तो सोचते ये तो बड़ा स्वाभाविक अधिकार है जो लंबे समय से चला आ रहा है। वैसे महिलाएं सोचती है तो एक रूटीन का काम है, जैसे भोजन करते हैं वैसे क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं वैसे डंडे खाते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो वहां ये कहा गया कि ये जो रेप वेप होते हैं ना, इनकी जो प्रताड़ित स्त्रियां होती हैं, उनको वो पुरुष है ना, अगर वो ही कह देता है मैं इसे शादी कर लूंगी, शादी कर लूंगा इससे, तो उसको क्या कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। तो वो कहता है कि चलो ठीक है कि विभिन्न संस्कृतियों में महिला उत्पीड़न को लेकर जागरूकता नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा कर देते हैं तो सरकारों ने और छूट दे दी कि आप रेप करो और उनसे फिर क्या कर लो, अगर मामला फंस जाए तो उनसे क्या कर लो, शादी कर लो। तो इससे महिलाओं का क्या होता है, कौन सा उत्पीड़न बढ़ता है, लैंगिक उत्पीड़न बढ़ता है। तो ऐसे करके, और नारीवाद कहते हैं ये बहुसंस्कृतिवाद है, ये नारियों की हालत को सुधारने में कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं निभाता है। और जो अंतिम आलोचनाएं हैं वो उनकी करते हैं जो उदार समतावादी है। उदार समतावादियों में हम दो लोगों की चर्चा करेंगे जो आलोचना करते हैं। देखिए आलोचनाओं के तर्क आप देख लेना, बाकी महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। ये कहता है कि समूह की राजनीति व्यक्ति की राजनीति को कहां तक खेल देगी, पीछे। ये कहते हैं कि इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बाधित हो जाएगी, समूह झगड़ेंगे आपस में। ये कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, ये समूह की राजनीति करते हैं और लिंग की राजनीति नहीं करते। फिर ये कहते हैं कि समूह की जो राजनीति है तो सार्वजनिक विषय है, शोषण कहां होता है, निजी में। तो नारीवाद ये कहता है कि बहुसंस्कृतिवाद कौन सी राजनीति नहीं करता, ये मान्यता और पहचान है, वो सार्वजनिक मुद्दे पे देखता है, घरों में मान्यता और पहचान की चर्चा नहीं करता। ये कहते हैं कि किसी भी समूह की जो मान्यताएं हैं, रीति रिवाज है, भाषा है, ये तो सामूहिक मुद्दा होता है, एक व्यक्ति की तो होती नहीं है, घर पे तो होती नहीं है। अब छोटी चर्चा करें, ये जो मान्यता होती है रीति रिवाजों की, परंपराओं की, भाषा की, साहित्य की, ये जो पहचान होती है कि तू हिंदू है, मुस्लिम है, ये घरेलू पहचान है या बाहरी पहचान है, आप बताओ। कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, ये तो बाह्य पहचान है। हम जानते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये तो बाहर जाके हम प्रकट करते हैं, मैं फलाना हूं, फलानी जाति का हूं, ये तो ये सार्वजनिक मुद्दा है। जबकि जो महिलाओं का शोषण होता है वो कहां होता है, घरों में होता है। तो ये क्या करते हैं, बहुसंस्कृतिवादी है ना, ये निजी में और सार्वजनिक में क्या करते हैं, भेद करते हैं। जबकि नारीवादी है, ये सार्वजनिक को क्या करना चाहती है, निजी। ये पर्सनल पॉलिटिक्स इज पर्सनल करना चाहती है। ये कहता है ये मान्यता और पहचान है तो सार्वजनिक आधार पर निर्मित होती है, जबकि नारियों का जो मुख्य जो शोषण होता है वो सार्वजनिक स्थानों पे नहीं होता, बल्कि कहां होता है, निजी। अब देखते हैं कि नारियों का ये वाला शोषण नहीं है कि उनकी भाषा को महत्व नहीं दिया जा रहा, उनके रीति रिवाजों को महत्व नहीं दिया जा रहा, या उनकी परंपराओं को महत्व नहीं दिया जा रहा, उनके मूल्यों को महत्व नहीं दिया जा रहा, उनकी मान्यताओं को महत्व नहीं दिया जा रहा। अच्छा, अब सिंपल से तर्क से समझते हैं नारीवादियां क्या कह रही है। ये भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, मूल्य जो किसी भी समूह की होती है, हिंदुओं का लेते हैं, हिंदुओं की इस भाषा मान लेते हैं एक बार संस्कृत, कि ये संस्कृत भाषा, रीति रिवाज रहने सहने के ढंग है, अपने शादी ब्याह के ढंग है,
आपसी हमारे संबंध है, संयुक्त परिवार है, ये हमारे रीति रिवाज है, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं। वर्दों के साथ क्या करना है, स्त्रियों के साथ क्या करना है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, हमारे मूल्य, लोकतंत्र के बारे में, राजा के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, समाज के बारे में, जातियों के बारे में, ऊंच नीच के बारे में हमारे मूल्य क्या है। तो दरअसल ये मूल्य है, ये निर्धारित किसके द्वारा होते हैं आप बताओ? पुरुष करता है, महिला करती है? पुरुष करता है। महिला इन आधारों पे शोषित नहीं होती। महिला तो मूल जो शोषण होता है वो भाषा, रीति रिवाज, परंपराओं से होता है। मूल शोषण उसका किस स्तर के ऊपर होता है? निजी स्तर। घर में उसको पिटाई होती है, घर पे उसको अलग से कार्य सौंप दिए गए हैं। पुरुष करता ही नहीं कुछ, घर पे सारे काम महिलाएं करती है। तो ये कहता है कि ये सारे तो सार्वजनिक मुद्दे हैं, रीति रिवाज, भाषा, परंपराएं। हमारा शोषण तो कहां हो रहा है? घरेलू। तो नारीवादी कहते हैं कि बहुसंस्कृतिवादी है ये, एक तो लिंग की राजनीति नहीं करते और दूसरा निजी की राजनीति नहीं करते। इसलिए नारीवाद बहुसंस्कृतिवाद की क्या करता है? आलोचना करता है। तीसरा हम चर्चा कर रहे हैं उदार समतावाद की। उदार समतावाद में हम दो विचारकों को ले लेते हैं। एक विचारक है अमर्त्य सेन। और जो दूसरे विचारक हैं वो है ब्रायन बेरी। पहले अमर्त्य सेन की चर्चा कर लेते हैं। अमर्त्य सेन बहुसंस्कृतिवाद के भारी विरोधी है। ये कहते हैं कि ये जो तर्क अलग अलग है दोनों के। अमर्त्य सेन कहता है कि बहुसंस्कृतिवाद है ये सामाजिक विखंडन पैदा करता है। वही रूढ़िवादियों वाले तर्क, वो अलग सोचते हैं, बस ये अलग सोचता है। ये सांप्रदायिकता फैलाता है। ये अलगाव पैदा करता है। अलगाव को छोड़ देते हैं, सांप्रदायिकता पैदा करता है। फिर ये कहता है कि ये अलगाव पैदा करता है, जुड़ी शब्दावली अलग है। ये घेंटोवाद पैदा करता है। ये दूर, चलो छोड़, ये दो ही शब्द इसी समझाएंगे। घेंटोवाद ये क्या है? कि अमर्त्य सेन कहते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद में जो विभिन्न समूह हैं वो अपने अपने अधिकारों को लेकर उग्र हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी और कोई पहचान है नहीं है, हमारी तो संस्कृति है, हमारी पहचान का निर्धारण करेगी। हमारी कोई आर्थिक पहचान नहीं है, हमारी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, हमारी कोई विचारधारात्मक पहचान नहीं है। सिर्फ कौन सी पहचान है? सांस्कृतिक पहचान है। धर्म से, जातियों से, जिस इन चीजों से बड़ी वही पहचान मुख्य है। परिणाम क्या होता है कि इससे सांप्रदायिकता फैलती है। हिंदू अपनी पहचान और मान्यताओं को लेकर, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन अपनी मान्यताओं को लेकर उग्र हो जाते हैं और अधिकारों की मांग करने लगते हैं। इससे सांप्रदायिकता पैदा होती है, इससे सामाजिक विखंडन पैदा होता है। ब्रिटेन में चले गए, हिंदू हैं और वहां जाके कह रहे हैं कि थोड़ी संख्या में बढ़ते ही मांग करने लगते हैं कि अब हमारी जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको भी स्वीकार किया जाए। ईसाई उनको स्वीकार नहीं करते, हिंदू और ईसाई आपस में लड़ते हैं। फिर इससे सांप्रदायिकता फैलती है, समाज में विखंडन पैदा होता है। अब आ गया है अलगाव और घेंटोवाद। इससे होता क्या है? इससे जो अल्पसंख्यक संस्कृतियां होती है वो अलगाव और घेंटोवाद का शिकार हो जाती है। बहुसंख्यक क्या करते हैं? इनको परे धकेल देते हैं कि तुम्हें ज्यादा अधिकार चाहिए, इनसे बात करना, इनके मान्यता देना। वो ना इतने ज्यादा कट्टर हो जाते हैं कि वो अल्पसंख्यक को ध्यान ही नहीं देते। जैसे वर्तमान में जो हिंदुइज्म का जो जोर पकड़ा हुआ, क्या मुसलमान क्या करते हैं? इसमें घी, आग में घी डालने का काम करते हैं। कुछ बावड़े हैं वो क्या करते हैं? वो ऐसे जाके सरेआम माहौल बनाने के लिए और अल्लाह की नजर में आने के लिए हिंदुओं क्या करते हैं? काट देते हैं। उसके वीडियो बन जाते हैं। वो वीडियो फिर सरेआम फिर क्या, बार बार दिखाए जाते हैं। हालांकि देखो ये सिंपल मर्डर होते हैं, ऐसे मर्डर तो होते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही देखो हिंदू हिंदू को मारेगा, कोई खबर है नहीं बनेगी। वैसे अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़ लिया ना, फट से क्या बन जाएगी खबर। वो एक सामान्य मर्डर है, कानूनी व्यवस्था का मुद्दा है, लेकिन उसको ऐसे दिखाया जाता है जैसे एक पूरा संप्रदाय कहां आ गया है, खतरे में आ गया है। परिणाम क्या निकलता है कि बहुसंख्यक हैं वो अलगाव कर देते हैं किसका? उन जो अल्पसंख्यकों का।
उनका घेंटोवाद कर देते हैं। ये घेंटोवाद क्या होता है? घेंटोवाद, ये घेंटो शब्द आया हुआ है जर्मनी से। जब हिटलर आ गया जर्मनी के अंदर, तो उसने क्या किया, यहूदियों के लिए ये कहा कि ये सारे सूदखोर हैं और बहुत ही ये जोके हैं जो समाज का क्या चूसती है, खून चूसती है। ये इनमें मानवता नहीं होती। मौका मिलते ही और भारी रेट के ऊपर ब्याज देके और ये आम जर्मन का क्या करते हैं, यहूदी शोषण करते हैं। ये ना बहुत ही घटिया और निकृष्ट हैं। तो इनका उत्पीड़न शुरू किया और जर्मन्स को इनके खिलाफ भड़काया। तो जर्मन्स ने क्या किया, क्योंकि सरकार की सपोर्ट तो थी, इनकी संपत्तियों के ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, कब्जा। और इनको मार तो इतना सकते नहीं थे, इनको ना मुख्य बस्तियों से बाहर निकाल के और अलग बस्तियों में धकेल दिया। छोटे छोटे घर थे वहां उनके, मच्छर थे, गंदा पानी था, गंदी बस्तियां थी, कच्ची बस्तियां थी। कुल मिला के ये धारावी को क्या बोलते हैं हम, घेंटोवाद बोलते हैं। आपने भी देखा होगा कि गांव में दलितों का क्या कर दिया जाता है, घेंटोवाद कर दिया जाता है। आप खुद देख लो, गांव में क्यों, शहरों में भी देख लो। शहरों में जहां गरीब ऐसा करते हैं, दलित नहीं करते, जातीय नहीं, हम आर्थिक विभाजन करते हैं। अमीर कहां रहते हैं, चौड़ी चौड़ी गलियां, अच्छी सुविधाएं, अच्छी लाइट, अच्छे पार्क, अच्छे पानी की सुविधा। और आप कच्ची बस्तियों को देखो क्या हालात होते हैं। उनका क्या कर दिया जाता है, उन गरीबों को घेर के और कच्ची बस्तियों में भारी संख्या में थोड़ी सी जगह में लाखों लोगों को धकेल दिया जाता है। क्योंकि उनको ये लगता है, अमीरों को, ये गरीब है नहीं, अपराधी होते हैं, चोर होते हैं, बुद्धि नहीं होती, इनको सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, ये तो किसी भी वातावरण में रह सकते हैं। तो इनका घेंटोवाद कर दिया जाता है। तो ऐसा ही घेंटोवाद किसका कर दिया गया था, यहूदियों का। और जब बहुसंस्कृतिवाद ऐसा करता है तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को क्या कर देते हैं, घेंटोवाद कर देते हैं, उनको धकेल देते हैं बुरी परिस्थितियों के अंदर, उनसे पूर्ण अलगाव कर लेते हैं। तो बहुसंस्कृतिवाद समाज में सांप्रदायिकता, विखंडन, अलगाव और क्या पैदा करता है, घेंटोवाद। किसका कहना है, अमर्त्य सेन का कहना है। ये बुरी प्रवृत्ति है, बहुसंस्कृतिवाद अच्छी चीज नहीं है। अब आ गया है ब्रायन बेरी। इस ब्रायन बेरी ने बहुत ही व्यापक आलोचना की है बहुसंस्कृतिवाद की। तो अमर्त्य सेन इसका आलोचक है और ब्रायन बेरी इसका आलोचक है। अब ये जो ब्रायन बेरी है, इसकी पुस्तक है कल्चर एंड इक्वालिटी, संस्कृति व समानता, ये इसकी पुस्तक है ब्रायन बेरी की। एक ही तर्क करते हैं ब्रायन बेरी का। ब्रायन बेरी का कहना यह है कि जो विल्किमलिका जैसे लोग हैं, ये मेरियम यंग जैसे लोग हैं, इन्होंने किया क्या है, एक ही मुद्दे पे ध्यान दिया है और वो मुद्दा है काय का, कल्चर का। तो इन्होंने सिर्फ कौन सी इक्वलिटी पे ध्यान दिया है, कल्चरल इक्वलिटी पे ध्यान दिया है। तो क्या जीवन कल्चर इक्वलिटी से चल सकता है क्या? एक अच्छे जीवन के लिए जरूरी होती है रोटी। तो कौन सी समानता चाहिए, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता के लिए आपके पास पावर होनी चाहिए। तब आपकी कौन सी पहचान मुख्य होती है, राजनीतिक समानता महत्वपूर्ण होती है। तो इन्होंने क्या किया है, ब्रायन बेरी का कहना है कि विल किमलिका है, मेरियम यंग है, ठीक है, इन लोगों ने पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया है, देखने का नजरिया ही चेंज कर दिया है। इनका यह कहना है कि आदमी मुख्यतः चाहता क्या है, कल्चरल इक्वलिटी चाहता है। जबकि ये इक्वलिटी भी तो महत्वपूर्ण है, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता, इसकी तो चर्चा ही नहीं करते। इनको तो उन्होंने नेपथ्य में धकेल दिया है, पृष्ठभूमि में दीवार के पीछे धकेल दिया है। तो जो मुख्य मुद्दे थे वो तो गायब कर दिए हैं और फालतू के कौन से मुद्दे खड़े कर दिए हैं, कल्चरल मुद्दे खड़े कर दिए। ये जो जॉन रोल्स है, डोरकिन है, अमर्त्य सेन है, रेकोवस्की है, रोमर है, ये सारे क्या करना चाहते हैं बताओ? ये सारे कौन है, उदार समतावादी है। ये समाज में स्वतंत्रता लाना चाहते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, दूसरे नंबर पे क्या लाना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं, विशेष करके आर्थिक समानता, जिसमें प्रत्येक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। वो तो है मुख्य मांगे। तो इन्होंने क्या किया है, ब्रायन बेरी का यह कहना है कि बहुसंस्कृतिवादियों ने कौन से मुद्दे को पीछे धकेल दिया है, सामाजिक न्याय का जो मुद्दा था उसको पीछे धकेल दिया है। उदार समतावादी सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं,
ये प्रयास कर रहे हैं कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो अपनी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, पुनर्वितरण की राजनीति करके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करके उनका कल्याण किया जाए। और ये कह रहे हैं कि आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे तो महत्वपूर्ण है नहीं, मुद्दे तो कौन से महत्वपूर्ण है? कल्चरल। तो देखिए, जीवन का निर्माण सिर्फ संस्कृति से नहीं होता, जीवन के निर्माण के लिए पैसा भी जरूरी होता है और जीवन के निर्माण के लिए राजनीतिक ताकत भी महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे करके, और ब्रायन बेरी ने उदार समतावादी तर्कों के आधार पर किसकी आलोचना की है? बहुसंस्कृतिवादी की आलोचना की। अब मुझे ये बताओ, उदार समतावादी काय की राजनीति करते हैं? पुनर्वितरण की राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने की राजनीति करते हैं। वो कौन होते हैं? उदार समतावादी, जो समाज में समानता और सामाजिक न्याय लाना चाहते हैं और जो आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़ गए हैं उनको मुख्य भूमिका में लाना चाहते हैं। लेकिन बहुसंस्कृतिवादी काय की राजनीति करते हैं? ये तो सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं की मान्यता की और पहचान की राजनीति करते हैं। तो दो मुद्दे हैं आपके सामने कि आपको ना रोटी चाहिए या बजरंगबली चाहिए। हाँ, तो ये तो कहते हैं बहुसंस्कृतिवादी, तो कहते हैं बजरंगबली चाहिए, और उदार समतावादी क्या कहते हैं? रोटी चाहिए। तो अब बहुसंस्कृतिवादियों ने किसको महत्वपूर्ण बना दिया है? बजरंगबली को। और किसको पीछे धकेल दिया है? रोटी को पीछे धकेल दिया है। ये किसका कहना है? ब्रायन बेरी का। अब चाहिए क्या? ये सबकी अलग अलग इच्छा है, मैं तो नहीं बोलूंगा किसको क्या चाहिए। ठीक है, बजरंगबली आएगी तो रोटी अपने आप ही ले आएंगे, वो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, आप कह रहे हैं बजरंगबली रोटी कैसे ले आते हैं? जब बजरंगबली किसी को सत्ता में ला सकते हैं और सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो रोटी तो क्या है? एक छोटा सा मुद्दा है, क्योंकि सत्ता में आती तो रोटी का क्या लग जाते हैं? ढेर लग जाते हैं। तो हम काय की चर्चा कर रहे हैं? हम कौन सी आलोचना की है? ब्रायन बेरी की कौन सी? कल्चर एंड इक्वलिटी की आलोचना की है, ये हमने चर्चा की। अब ब्रायन बेरी क्या कहता है कि मुझे किसी का भी बहुसंस्कृतिवाद पसंद नहीं है। तो इनकी जो पुस्तक है कल्चर एंड इक्वलिटी, उसमें जितने भी लोगों के बहुसंस्कृतिवाद उन सबकी आलोचना की गई है। तो हम वापस आ जाएंगे मुद्दे पर, सारी चीजें एक सेकंड में दोहरा लेंगे, ये बहुत ही पूछा जाता है। ब्रायन बेरी ने अपनी पुस्तक कौन सी? कल्चर एंड इक्वलिटी, इस पुस्तक में किस किस बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना की है? चलो, इन्होंने आलोचना की है मान्य, देखना नहीं है, बंद करो, चलो एक बार। इन्होंने आलोचना की है मान्यता की राजनीति। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन किसकी है बताओ? चार्ल्स टेलर। तो इन्होंने चार्ल्स टेलर की आलोचना की है। इन्होंने आलोचना की है, वो की है विभिन्नता की राजनीति। अब मैं नहीं बताऊंगा, वेरी गुड, विभिन्नता की राजनीति, चार्ल्स मेरियम यंग की आलोचना, चार्ल्स मेरियम यंग। तीसरे पे आते हैं, इन्होंने आलोचना की है उदार समतावादी, इतना ही करते, उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवाद की। बताओ ये किसका है? या तो उदार बहुसंस्कृतिवाद बोल दो या उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवाद। देखिए, उदार समतावादी दो प्रकार के हैं। एक वो उदार समतावादी हैं जो सामाजिक न्याय आर्थिक आधार पे चाहते हैं, एक वो उदार समतावादी है जो सामाजिक न्याय सांस्कृतिक आधार पे चाहते हैं। तो उदार समता, देखो आपने अपने शुरुआत में मैंने पढ़ाया था कि विल किमली का भी क्या है? उदार समतावादी, लेकिन सांस्कृतिक मामले को महत्व देता है। तो उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवाद किसका है? विल किमली का। अब आओ, इन्होंने आलोचना की है संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद, संवाद आधारित बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद या संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद। बताओ किसका है? ये भिखू पारिक का है। ये ऐसे मिलान करना आएगा ऐसे। इन्होंने बहुसंस्कृतिवादी संविधानवाद कि आपको संविधान के अंदर बहुसांस्कृतिक मूल्यों का प्रवेश करवाना पड़ेगा। जो आधुनिक संविधान है वो एकीकरण, अखंडता, एकता पे बल देते हैं, पुराने वाले संविधान
वो मूल्यों और परंपराओं पे बल देते थे। ये कहना है जेम्स तुल्ली का। तो ये बहुसंस्कृतिवादी संविधानवाद ये किसका है? जेम्स तुल्ली का। कई बार टुल्ली कह देते हैं, 8 बजते बजते तुल्ली क्या हो जाता है? ये टुल्ली हो जाता है ना। और एक और अंतिम वो है बहुसंस्कृतिवादी इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद, जो इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद को किसके साथ मिला देता है? बहुसंस्कृतिवाद के साथ। और वो है चंदन कुकुथास। बहुसंस्कृतिवादी इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद, मल्टीकल्चरल लिबर्टेरियनिज्म, बहुसांस्कृतिक इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद, चंदन कुकुथास। नंबर ये तो एक ऐसे कुछ ऐसे नाम होते फट से याद हो जाते हैं। कुकुथास है, एक सेकंड याद हो जाते हैं। कई नाम याद ही नहीं होते कभी। ठीक, ये चंद्रन कुकुथास है ये। चलो, ये हमने भांति भांति के क्या किए? आलोचनाएं की। अब ये बताओ कि ब्रायन बेरी किसकी आलोचना करता है? वो किसी को भी छोड़ता नहीं है। अपनी पुस्तक में वो आलोचना करता है चार्ल्स टेलर की मान्यता की राजनीति। वो चर्चा करता है आयरिश मेरियम यंग की पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस की। वो आलोचना करता है उदार समतावादी या लिबरल जो मल्टीकल्चरलिज्म है विल किमलिका के। वो डायलॉग बेस्ड मल्टीकल्चरलिज्म है भिखू पारी का, उसकी आलोचना करता है। वो बहुसांस्कृतिकवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जेम्स तुल्ली की आलोचना करता है। और वो बहुसांस्कृतिकवाद लिबर्टेरियनिज्म चंदन कुकुथास की आलोचना करता है। तो अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी आलोचना की है और किसकी आलोचना नहीं की है। या ये पूछा जा सकता है कि बताओ इनको मिलान करो आप आपस के अंदर। तो ये हम मिलान भी कर लिया। और ये सी हमने चर्चाएं की थी शुरुआत से लेके। जब हम विभिन्न विचारकों की चर्चा कर रहे थे तो हमने ऐसी चर्चा की थी। अब ले दे के बचा तो एक ही है, सार्वभौमिक या सर्वदेशीय कोस्मोपॉलिटन बहुसंस्कृतिवाद किसका था? जेरेमी वॉल्ड्रन का। वॉल्ड्रन वाला आ गया। वो क्या कहता है? मिक्स कर लो कल्चर को। तो ये क्यों कहते? ये मेरी कल्चर है, तो अपनी कल्चर भी रखो और औरों की कल्चर को भी अडॉप्ट कर लो। तुम आप क्या करो? मेल्टिंग पॉट बन जाओ, अगली संस्कृतियों में घुल मिल जाओ, अपनी भी संस्कृति रखो, दूसरों को भी अडॉप्ट कर लो, मिक्स एंड पिक कर लो, और ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर झगड़े ही खत्म हो जाएंगे ना सारे। तो उसकी तो यहाँ कोई चर्चा नहीं है, इतनी ही चर्चा है। तो ये हमने क्या किया? मल्टीकल्चरलिज्म किया। लास्ट में हमने उदारवादी, रूढ़िवादी, नारीवादी और उदार समतावादी आलोचना की। उदार समतावादियों ने अमर्त्य सेन के देखा जो बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना करता है। और व्यापक और मुखर आलोचक कौन है? ब्रायन बेरी। सीधे ही पूछ लेगा निम्न में से कौन बहुसंस्कृतिवाद का आलोचक है या नहीं। तो ये मल्टीकल्चरलिज्म कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।